जांच के लंबित रहने के दौरान की कार्यवाही क्या रहेगी? क्या क्या कार्यवाही रहेगी भाई? एक इम्पोर्टेंट कार्यवाही रहेगी इसमें कि सब महिला डिमांड करती है छुट्टी, ट्रांसफर या छुट्टी। जांच के लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए, अच्छा पहले मुझे वो 3-4 जो टाइम पीरियड था जिसमें अपन एक तो 7 दिन, एक 3 महीने, फिर वापस 7 दिन और फिर 90 दिन, 4 अलग अलग तरह की बातें थी। कौन कौन सी दिन लगभग? सबसे पहला 7 दिन कौन सा था? याद नहीं, ऋतिक ने, यश नहीं। 7 दिन में रिपोर्ट नोडल ऑफिसर के पास ऐसी कोई कंप्लेंट 30 दिन, 3 माह में सर वो रिपोर्ट करेगी। कौन? व्यक्तिगत महिला। व्यतीत महिला यदि इसके पास उसके साथ ऐसी कोई घटना होती तो ऐसी घटना होने के 3 महीने के अंदर परिवार पेश करेंगे। और यदि कोई रीजनेबल बात बता देती है तो 3 माह तक और बढ़ा। 3 माह के बाद भी एंटरटेन किया जा सकता है, उसको मना नहीं करेंगे कि साहब लेट क्यों हुई। और यदि उसके साथ में एक सीरियल होता रह रहा है, मतलब 2 महीने पहले हुआ, फिर 1 महीने बाद, तो फिर अंतिम वाली स्थिति से 3 महीने के बाद। हाँ, नलिनी क्या था? सिर्फ नेक्स्ट 7 दिनों कौन सा था? पुलिस ऑफिसर को है ना एलसीसी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बोली। उसके कौन से सेक्शन में? सेक्शन नहीं याद। नहीं, आईपीसी के कौन से सेक्शन में? 509 में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए बात कहेगी। और लास्ट के 90 दिन इंक्वायरी पूरी है। ये जो कंप्लेंट मिलने के बाद में यदि कमेटी कोई इंक्वायरी करती है तो 90 दिन में के दौरान की कार्यवाही। अरे मेरी बात सुनो, बैठ जाओ बेटा, अभी जब फ्री होगा ना तब लेंगे। फ्री होने के बाद सेक्शन नंबर 12 कह रहा है एक्शंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। जांच कौन सी है, कहाँ से आया ये जांच का विषय, और कौन सी जांच के बारे में बता रहे हैं? जो महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उसके लिए लोग महिला ने क्या किया? कंप्लेंट की थी। किसको कंप्लेंट की? लोकल कंप्लेंट कमेटी या फिर आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को। फिर ये कमेटी क्या कर रही है? कमेटी जांच करने के लिए जांच करने से पहले कमेटी ने क्या किया? काउंसलिंग की। वेरी गुड, शाबाश। और यदि काउंसलिंग में कोई रिजल्ट निकल जाता है तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, फिर इंक्वायरी पर नहीं आएगा। इंक्वायरी हो चुकी है 11 में। अब क्या क्या कार्रवाई रहेगी? जांच के लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला के द्वारा किया गया लिखित अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी। व्यथित महिला, अच्छा किसके निवेदन पर है? व्यथित महिला के अनुरोध पर। व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल में स्थानांतरण करने का, या तो मुझे भेज दो या इन्हें भेज दो। व्यथित महिला की 3 मास की अवधि तक छुट्टी मंजूर करने के लिए सिफारिश भेजी जा सकती है। व्यतीत महिला का ऐसी अन्य राहत प्रदान करेगा जो विहित की जाए। इस धारा के अधीन व्यतीत महिला को मंजूर की गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ से एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि ऐसी महिला की जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई आदमी कंप्लेंट कर रहा है, कैसी स्थिति में कर रहा है? शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित है या फिर ऐसी महिला की अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोजक द्वारा एक ही दिन सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट में यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा। वो कर देगा और कमेटी को अपनी तरफ से एक मैसेज लिखकर डाल देगा जिसको अपन कहते हैं ऑर्डर शीट कहते हैं। कॉलेज की या फिर किसी ऑफिस के नाम की एम्प्लॉयर ने अपने नाम का क्या चलाया, एक ऑर्डर शीट चलाई है कि साहब प्रतिनिधि को ये आदेश दिया जाता है कि साहब ये आज के बाद में यहाँ पर काम करें या फिर ये काम करें। जांच रिपोर्ट सेक्शन नंबर 11 के बाद में जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें क्या क्या हुआ था, सेक्शन नंबर 11 में टोटल बातें, एक जांच बना दी गई है, फिर उसका एक निष्कर्ष निकाला। ऐसे निष्कर्ष पर फिर दोनों को सुना है कि साहब आप इस रिजल्ट के हक में कुछ कहना चाहते हो तुम्हारे जवाब में। यदि प्रत्यर्थी ने कुछ बात कह दी तो इन दोनों के सवाल जवाब की पूरी हैरारकी तैयार कर ली कि वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, किया गया नहीं किया गया, काउंसलिंग के प्रयास हो गए और अंत में कमेटी के क्या विचार है इस बारे में। जांच रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, अच्छा यश आंतरिक समिति और स्थानीय समिति में क्या अंतर है?
आंतरिक बोलो राजस्थान बोलो किसी राज्य के आंतरिक बनेगी और सारे बोलो सरकार की तरह ये ऋतिक आप बताओगे क्या कह रहे हैं? तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी में ये अंतर है क्या है? सर एक तो किसी जिला अधिकारी के द्वारा चुना गया महेश, आईसीसी और एलसीसी में क्या अंतर है बेटा? जहाँ पर नियोजित कर्मचारियों की संख्या 10 हो वहाँ पर आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है। किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। नियोजक के द्वारा। ठीक है। जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक महिला हो सकती है, उसके अंदर होने की दशा में कोई दूसरे ऑफिस की हो जाएगी, हो सकते हैं, दो आदमी हो। ठीक है। और एलसीसी जहाँ पर लोकल कंप्लेंट कमेटी, जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या जिन संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होती है उनके लिए एक जिला, तालुका, तहसील, इन सभी के लेवल पर इन सब के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जहाँ पर कौन बना रहा है वो कमेटी? ये अपने स्टेट कमेटी कौन बना रहा है? डीएम डीएम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको किसने अपॉइंट किया है? डीएम या आईडीएम को अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई संस्थान है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसी को डीएम को कर देंगे, और यदि स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और वो क्या करेंगे फिर? मतलब ये डीओ क्या करेगा? एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बना रहे और लोकल कंप्लेंट कमेटी बना के अपने शहर में अपने जिला, शहर, तहसील और तालुका लेवल पर एक एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा। इस नोडल ऑफिसर का काम क्या रहेगा? नीचे के स्तर से भी कोई ऐसी कोई हरासमेंट की शिकायत आती है तो उसको एक्सेप्ट करके कितने दिन के अंदर? अब ये लोकल कंप्लेंट कमेटी वही सारे काम कर रही है जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी करेगी। फर्क बस केवल इतना है कि लोकल कंप्लेंट कमेटी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको देगी? नियोजक को। और ये कंप्लेंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको देगी? जिसने भी इसका अपॉइंट, नोडल ऑफिसर नहीं, डीओ। ठीक है। चलो यश, क्या अंतर है लोकल कंप्लेंट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट कमेटी में? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो जहां बनती है वहां 10 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं और नहीं, एक महिला का शब्द भी मतलब 10 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर के द्वारा इस तरह की कमेटी का गठन किया जाता है। जबकि एलसीसी जहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं होती, 10 से ज्यादा आदमी नहीं हो रहे हैं या फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा? एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा और लोकल कंप्लेंट कमेटी का क्या काम होगा? महिलाओं के संबंध में हरासमेंट के मुकदमों की, हरासमेंट की बात की इंक्वायरी करना। ठीक है। मतलब 10 आदमी के अंदर मतलब एक ऐसी संस्था जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तुम्हारे बांगड़ हॉस्पिटल में कितने आदमी काम कर रहे हैं? कम से कम 150 आदमी तो होंगे, ये तो मिनिमम गिनती होगी, कंपाउंडर सबको मिला ले। तो यहाँ के एक जो सीएमएचओ साहब है उन्होंने क्या कर रखा होगा? एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना रखी होगी जिसमें महिला को पीठासीन अधिकारी बना रखा है, 2 व्यक्ति और हैं और लिख रखा है ये आंतरिक शिकायत समिति है, इनके नंबर ये हैं, किसी भी महिला के साथ में इसी तरह का काम होता है तो शिकायत। सखी सेंटर एक अलग कंसेप्ट है। वो क्या है? सखी सेंटर क्या कंसेप्ट है? काउंसलिंग, वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि अपन ने उस पर देखा, डोमेस्टिक वायलेंस पर देखा, काउंसलिंग कराने वाली बात थी। वो काउंसलिंग हरासमेंट वाले पर नहीं करा रही, वो करा रही है मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पर, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पर। चलो सेक्शन नंबर 13, अधिनियम की जांच होगी साहब। स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट यथास्थिति नियोजक को या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध रहेगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। इंक्वायरी होगी, अंतिम तरह से होगी और उसके बाद में 10 दिन के अंदर अंदर उसको पेश कर देगी। जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथित साबित नहीं किया गया है, वहां नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है। दूसरा, यहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां वह यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित सिफारिश कर सकता है। क्या? प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या
जहां ऐसे नियम नहीं बनाए गए वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने के लिए कि साहब क्या क्या कार्रवाई की जाती है यदि कोई भी आदमी किसी भी महिला के विरुद्ध इस तरह का उत्पीड़न का काम कर रहा है। तो प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के किसी बात के होते हुए प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिस को संदत किए जाने वाली ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे कटौती करने जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार है वह अवधारित करे। क्या कहा कि साहब ऐसा भी हो सकता है कि साहब कमेटी सिफारिश करे कि साहब इसको कंपनसेशन दिलवाया जाए, परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकेगा। या तो क्या करे, रेस्पोंडेंट उसके एम्प्लॉय पे काम कर रहा है तो उसको सैलरी देनी तो सैलरी काट लेगा, और मान लो उससे उस दिन से एब्सेंट ही हो गया है तो फिर क्या करेगा, एम्प्लॉयर उसको डायरेक्शन देगा कि साहब आप इस तरह का काम करो। परंतु ये और है कि यदि प्रत्यर्थी 2 में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में फिर भी असफल रहता है तो फिर क्या किया जाएगा, फिर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति संबंधित जिला अधिकारी को भू राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश भेज सकेगी। जैसे कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसी तरह से प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है और प्रॉपर्टी पर नीलामी की जा सकती है, बोली की जा सकती है, उसके बाद उससे पैसा लिया जा सकता है। सेवा नियम ये जो ऑफिस में बनते हैं वो बने, ऑफिस के सेवा नियम जैसे कि हॉस्पिटल है, पुलिस ऑफिसर है, स्कूल है, उन सभी में उनके सर्विस रूल्स है, सर्विस रूल्स के मुताबिक उस तरह के आदमी के पैसों का वो ले लिया जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर 13 का सवाल ये अच्छा है कि यदि समिति अंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के नहीं इसके द्वारा व्यथित महिला के द्वारा अभिकथित किए गए कथन प्रत्यर्थी के विरुद्ध साबित हो गए, ऐसी स्थिति में क्या क्या आदेश निर्देश दिए जाएंगे और संपत्ति या फिर पैसों का जो लेना है वो कैसे किया जाएगा। या तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसकी सैलरी से कट कर देगा सर्विस रूल के हिसाब से। यदि उसने एम्प्लॉयर, प्राइवेट भी तो काम कंपनी हो सकती है, एम्प्लॉयर ने छोड़ ही दिया है तो फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको डायरेक्शन दे सकेगा कि आप उसको पैसे दो, और उसके बावजूद भी पैसा नहीं दे रहा है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या एलसीसी कमेटी क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कहेगी सर आप आपके हिसाब से भू राजस्व के बकाये की तरह आप इसको संग्रहित करते हो, कर लो। नियोजक या जिला अधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा। ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये समय 60 दिन का। चले आगे, मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई महिला ने झूठा और क्या लिख रखा है, विद्वेषपूर्ण मेलेसियस इंटेंशन के साथ में कि किसी आदमी को डिफेम करने के लिए या किसी आदमी को झूठा फंसाने के लिए कार्रवाई की हो और रिकॉर्ड ऐसा आ गया जिससे हमें पता चला है कि वास्तव में ऐसा काम हुआ है, तो क्या महिला को भी आदेश दिया जा सकता है कि साहब खबरदार आज के बाद में इस तरह का काम नहीं करें। तो मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवार और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड है। मेलिशियस का मतलब होता है दिमागी रूप से मैं इस बात को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मुझे तो तुमसे बदला ही निकालना है, और बदला निकालने की नियत से तुम जैसे यहाँ बैठे मैंने तुमसे सवाल पूछा, तुम फिर बैठे मैंने तुमसे सवाल पूछा, एक बार ऐसे स्टॉप करो। जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथित द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिधान करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवार उसे मिथ्या जानते हुए कि यह व्यथित महिला या परिवार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूट रचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, तो वह यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को उस महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने यथास्थिति धारा 9 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन परिवार किया उसे लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी। कौन करेगा? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी। उनको यदि महिला ने कोई झूठा या फिर भ्रामक या फिर एक मेलेशियस डॉक्यूमेंट ही पेश कर दिया, मतलब फोर्ज में डॉक्यूमेंट ही पेश कर दिया, नियोजक या जिला अधिकारी करेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? नियोजक या जिला अधिकारी करेगा, कमेटी नहीं करेगी। तो वह यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को, मतलब कमेटी या तो नियोजक को या फिर इस महिला को, इसको जिला अधिकारी को महिला के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बात कर सकेगा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध लगाए, यदि कमेटी साबित कर देती है। अच्छा, पहली बात तो इसमें कौन करेगा? परिवार कौन करेगा? महिला ही करेगी, पुरुष नहीं करेगा, क्योंकि महिलाओं को उत्पीड़न से रोकने के लिए। हाँ,
किसके विरुद्ध है, मतलब महिला को किससे प्रोटेक्शन मिल रहा है, हरासमेंट से। हरासमेंट कौन कौन कर सकता है उसको, हरासमेंट कौन कर सकता है, महिला या पुरुष दोनों कर सकता है। अब आपका सवाल है कि साहब जिसके विरुद्ध किया वो वापस से इसके विरुद्ध कर देगा, कैसी स्थिति में करेगा, यदि कंप्लेंट कमेटी ने ये प्राप्त ऐसा रिजल्ट निकाला कि महिला के द्वारा क्या किया गया था, गलत एलिगेशन, तो अब ये उस पुरुष के लिए क्या हो गया, डिफेमेशन हो गया, मानहानि हो गई, या फिर उस महिला के लिए मानहानि हो गई। तो ऐसे मानहानि का फिर मुकदमा करेगा वो सेक्शन नंबर 499 आईपीसी में कि साहब इस महिला ने झूठे एलिगेशन करके ये करेगा। परंतु किसी परिवार को सिद्ध करने का पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में मात्र असमर्थता इस धारा के अधीन परिवार के विरुद्ध कार्यवाही करने को आकर्षित नहीं करेगा कि साहब केवल एविडेंस मौजूद नहीं हो पाए थे, ये एक अलग कहानी हो जाएगी। परंतु यह हो रहा है कि किसी कार्यवाही की सिफारिश किए जाने से पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किए जाने के पश्चात परिवारकर्ता की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। Provided further that the malicious intent on part of the complainant shall be established after an inquiry in accordance with the procedure prescribed before any action is recommended। क्या हुआ है, ये सेम वही बात है जिसमें कभी अपन ने क्या कहा था कि यदि कमेटी अंतिम रूप से ये पाती है कि प्रत्यर्थी ने उसके विरुद्ध वास्तव में कोई काम किया है, ऐसा बद्दा काम किया है, तो फिर ये कमेटी उसको रिपोर्ट देने वाली। तो उसको रिपोर्ट देने से पहले कमेटी क्या करती है, रेस्पोंडेंट से जवाब पूछती है कि आपको आपके हक में कुछ कहना है क्या, आप उसका जवाब दे दो। सेम इसी तरह से कमेटी ने क्या पहुंच लिया है, मतलब किस निष्कर्ष पर पहुंच गई, महिला के द्वारा झूठा एलिगेशन लगाया। अब इससे पहले कि कमेटी क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी, उससे पहले महिला को एक मौका दिया जाएगा। परंतु यह हो रहा है कि किसी कार्यवाही की सिफारिश किए जाने के पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किए जाने के पश्चात परिवारकर्ता की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। हिंदी में अलग बात लिख रखी है, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है कि साहब उसको एक मौका दिया जा रहा है कि साहब मैलिशियस जो इंटेंशन था वो आपका किस तरह से ना साबित कर सकते हो। नेक्स्ट, जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्ष्य ने मिथ्या साक्ष्य दिया। अच्छा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी की पावर कैसी है भाई, सिविल, जो कि सिविल कोर्ट की होती है, और सिविल न्यायालय की किस तरह की कार्यवाही होती है, साक्षी को भी समन कर साक्षी को बुला सकता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आदेश दे सकता है। अब ये क्या कह रहा है, 14 के बिंदु नंबर 1 पर जो बात थी वो तो थी कंप्लेनेंट के पक्ष में, उसके बारे में बात। 2 में बात है कंप्लेनेंट ने मतलब शिकायतकर्ता ने अपने पक्ष में एविडेंस को किन किन को बुलाया, उन्होंने कोई झूठा एविडेंस दिया है तो उनके बारे में बात। हो सकता है कि साहब कोई महिला अपनी सहयोगी या साथ में काम करने वाली महिला कर्मी को खुद को एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस करे और उस महिला ने क्या किया हो, कोई झूठी बात कही। जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्ष्य ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूट रचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, वहां वह यथास्थिति साक्षी के नियोजक या जिलाधिकारी को उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जैसा अच्छा उस साक्षी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करते हैं। 14 हो गया। 2 सेक्शन पढ़े अभी अपन ने। एक तो पढ़ा सेक्शन नंबर 13 जो कर रहा है जांच रिपोर्ट। अच्छा, अपन थोड़ा सा इसको यूं समझ करें कि कहाँ आया था सेक्शन, ये क्या नाम है, कमेटी के बारे में बात। इसका अपन एक चार्ट बना देंगे लास्ट तक, ठीक है। आगे सेक्शन नंबर 15 पे प्रतिकर की अवधारणा, कंपनसेशन दिए जाने की बात करी, डिटर्मिनेशन कौन करेगा, डिटरमिन कमेटी, एलसीसी या आईसीसी। उपधारा नहीं, धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 2 के अधीन व्यतीत महिला को संदत की जाने वाली राशियों की अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 13 क्या कर रही है, जांच रिपोर्ट। अभी भी अपन ने पढ़ा कि साहब उसमें क्या पाया उसने अंतिम रूप से कि व्यतीत व्यक्ति ने व्यतीत व्यक्ति पर अभिकथित की गई बात साबित हो चुकी है, तब वो क्या रिकमेंड करेगी एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, क्या रिकमेंड करेगी कि सर इसको कंपनसेट करवाया जाए। तो ये वही बात है कि अधीन व्यतीत महिला को संदत की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान रखेगी। व्यतीत महिला को पहुंचाई गई मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट, लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि
अवसर के हानि का मतलब क्या करें, द लॉस ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। हो सकता है उसका कोई सेमिनार में वो अपना रिप्रेजेंट करने वाली थी या फिर किसी इंटरव्यू में देने वाली थी, तो वहां पर उसका वो नहीं हुआ। पीड़ित के द्वारा शारीरिक या मनः चिकित्सक उपचार के लिए उपयुक्त चिकित्सक व्यय खर्चा जो कि उसने दिमागी रूप से उसको सही करवाने के लिए करवाया। प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय परिस्थिति, सामने वाले आदमी की इनकम कितनी है इसको ध्यान में रखा जाएगा। हो सकता है वो तो इनकम एक महीने में करीब 8-10 हजार की कर रहा हो, तो फिर उस बात को एक विचारणीय मुद्दा होगा कि साहब उसको कंपनसेट कितना करेंगे। और एक मुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता कि साहब ऐसा जो 4,000 रुपए की पेनल्टी लगी है वो 4,000 रुपए एक साथ देने हैं या किस्तों में देने हैं। इन 5 तरह की बातों को वो ध्यान में रखेगा कमेटी। सेक्शन नंबर 16, परिवाद के अंतर्वस्तु और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध मना किया जा रहा है। किसका मना होगा? मीडिया ट्रायल नहीं, मीडिया ट्रायल का नहीं है, ये मना है किसी भी व्यक्ति की महिला की पहचान को छुपाने के लिए, जिसमें कि अपन ने पॉक्सो में भी देखा किसी महिला की पहचान मतलब किसी बच्चे की पहचान नहीं की जाएगी। जेजे में भी देखा। क्या कह रहा है? धारा 9 के अधीन किए गए परिवार के अंतर्वस्तु, व्यतीत महिला, प्रत्यर्थी, साक्ष्यों की पहचान, पते, सुलह, जांच कार्यवाही से संबंधित किसी जानकारी और यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशें तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही किसी भी रीति में प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं की जाएगी। परंतु इस धारा के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को अभी प्राप्त न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यतीत महिला और साक्ष्यों के नाम, पते या पहचान का या उनकी पहचान को प्रदर्शित करने वाले किन्हीं अन्य विशिष्टों को प्रकट किए बिना प्रसार किया जा सकेगा। क्या कहा? पीड़ित को अभी प्राप्त न्याय के संबंध में, डिलीवरी ऑफ जस्टिस हो गई तो उसको तो फिर किए जाने के लिए क्या जा सकता है, जजमेंट वगैरह जो भी बता सकते। हाँ, ऐसे सब बातों को फला बात में ऐसा कुछ हुआ था ये, और इसमें हमने ये इसको पर इंक्वायरी के दौरान क्या क्या चल रहा है उन सब चीजों को मना किया जाएगा। एक्चुअली ये जो अभी अपन ने अखबार की बात की थी, जोधपुर यूनिवर्सिटी वाली बात है, उसमें कब की बात है सामने आई है? जो इंक्वायरी के बाद की नहीं, ये तो इंक्वायरी के दौरान की है या फिर कंप्लेंट की उसके बाद की। साहब महिला ने तो कंप्लेंट की, अभी तक तो इंक्वायरी करके रिपोर्ट आई नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि साहब इंक्वायरी करने के बाद में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अंतिम रूप से इस मौके पर पहुंचे कि साहब वास्तव में महिला के द्वारा जो एलिगेशन किया गया था वो फॉल्स था, तो फिर उसका तो डिफेमेशन हो गया ना बेचारे का। इस वजह से उसको रोकते तब तक। हालांकि ये बाहर क्यों आया जोधपुर वाला मामला? सिद्ध हो गया महिलाओं ने, उसके अलावा भी हो सकता है कि ना हरासमेंट का केस मुकदमा कोर्ट थाने में लगा दिया होगा, तब इस वजह से उसका मामला बाहर आ गया होगा, या तो और या फिर नहीं आया तो फिर इस तरह का मना है। नेक्स्ट, परिवार के अंतर्वस्तु जांच कार्यवाही के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति, यदि कोई इस तरह का काम कर रहा है तो उस पर शास्ति दी जा सकती है, पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है। सेक्शन 17 को नहीं पढ़ते हुए 18 पे आ रहे हैं। अपील, काय की अपील है? 2 अलग अलग तरह की बातों की अपील है। एक तो वो बात जिसमें जिसके विरुद्ध अभिकथन किया गया था उसके विरुद्ध कोई बात साबित हो गई। दूसरी बात, जिसने इस तरह का एलिगेशन किया था वो एलिगेशन झूठा है और कमेटी ने ये कहते हैं कि आपने जो आरोप लगाया था वो झूठा है। तो दोनों ही बातों में अलग अलग शिकायतें होगी, एक तो एक्विट कर दिया गया, एक कन्विक्ट कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपन शिकायत कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, एक्विट और कन्विक्शन प्रस्तुत किए गए परिवाद की बात साबित हो जाती है और प्रस्तुत किए गए परिवाद की बात झूठी नहीं हो जाती। तो इस दोनों स्थिति में अपील किए जाने के लिए प्रावधान धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन या धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 1 या 2 के अधीन या धारा 14 की उपधारा 1 या 2 में या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशें कौन सी? ये सेक्शन नंबर 17 में अभी जो अपन ने पढ़ी, सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यतीत कोई व्यक्ति उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा। या तो हम कोर्ट को अपील कर सकते हैं या ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं। कहाँ है नलिनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल की संरचना? 323 ए और 323 बी कब जुड़े थे? 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जुड़े गए थे। फिर वहां से ट्रिब्यूनल्स निकले और ये सारे जो भी अपन रेट, सेट, केट वगैरह जो भी ट्रिब्यूनल्स देख रहे हैं वो सब यहाँ पर हैं। सर ये अपील कौन कर रहा है?
या तो कन्विक्शन जिस आदमी नहीं, इसमें ये लाइन लिखी ना, सिफारिश या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यतीत कोई व्यक्ति। ये धारा 17 की बात है। देखो धारा 17 ने क्या कहा, परिवाद के अंतर्वस्तु और जांच कार्यवाही के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्त्र, एक बार 17 को पढ़ा है। जहां कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद जांच या किन्हीं सिफारिशों की जाने वाली कार्यवाही का संचालन करने या उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, मतलब कमेटी के कोई भी मेंबर हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है। 16 का उपबंधन क्या था, उल्लंघन क्या था, पते और वो जो कॉन्फिडेंशियल रखने की सूचना उसको उसने उजागर कर दी, मतलब उसकी जिम्मेदारी थी मगर उसने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। वहां वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है ऐसी रीति से जो विहित की जाए शास्ति के लिए दायी होगा। ऐसा कोई आदमी जिसको ऐसी खबर क्या रखनी थी, कॉन्फिडेंशियल रखनी थी, जिसने ओपन कर दी, तो उसको क्या किया जाएगा, पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, या फिर सेवा नियम के अनुसार जो भी चीज है शास्ति सजा दंड कुछ भी हो वो उस पर इम्पोज किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 17 में भी एक आदमी है जिस पर पेनल्टी इम्पोज की जा रही है। वो कौन आदमी है, जिस पर कॉन्फिडेंशियल रखने की जिम्मेदारी थी। तो एक ये वो लाइन सिर्फ 13 वगैरह के लिए नहीं, सिर्फ 17 के लिए है, सभी के लिए। सेक्शन नंबर 18, हाँ ये जो बात है जो तुम बात करी वो केवल सेक्शन नंबर 17 के लिए। तो सेक्शन नंबर 18 तीन अलग अलग बातों को कवर कर रहा है। एक तो सेक्शन नंबर 13 में, एक सेक्शन नंबर 14 और एक सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 13 में कौन है, एलिगेटेड पर्सन। सेक्शन नंबर 14 में कौन है, कंप्लेनेंट। 13 में दोनों ही है ना, दो ना, जिसको अगर एक के एक्विट खिलाफ कर दिया प्रूफ हो साबित गया नहीं और एक हुआ, के खिलाफ नॉट प्रूव है। हाँ, दो में लिखा हुआ साबित नहीं हुआ उसके हाँ और 3 में साबित होता है या नहीं होता, दोनों स्थिति में, ठीक है। और सेक्शन नंबर 14 में कौन है, केवल मिथ्या वाला मिथ्या वाला। complaint। कंप्लेनेंट है। और सेक्शन नंबर 17 में जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसको उसको कॉन्फिडेंस पे रखेगा, बात को पर उसने उजागर कर दिया, तो ये अपील कहाँ करेंगे, न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा, या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है तो वहां वह समय किसी भी अन्य विधि को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति से अपील कर सकेगा जो विहित की जाए। तो फिर कौन सी रीति से अपील होगी, सिविल कोर्ट में, जहां की भी इस तरह की अपील कर सकते हैं। उपधारा 1 के अधीन अपील सिफारिशों के 90 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। क्या हुआ नालिनी, सीपीसी के अकॉर्डिंग होगी अपील, सेवा नियम के हिसाब से अपील वैसे कहाँ करेंगे तुम बताओ, नियमों के उपबंधों के अनुसार जहां न्यायालय या अधिकरण को अपील करें, अभी अपन देख लेंगे, थोड़ा पता चल जाएगा। चैप्टर नंबर 6 कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, सेक्शन नंबर 19 क्या क्या कर्तव्य होंगे, पढ़ लोगे। सेक्शन नंबर 20 जिला अधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियां, जागरूकता सृजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने का आवश्यक हो। 21 वार्षिक रिपोर्ट है, सेम ही उसी तरह की जैसे कि अपन ने CWC में और JJB के देखी थी, जस्टिस बोर्ड वगैरह के वार्षिक रिपोर्टें कैसे दे रहे थे, कमिटी दे रहे 6 महीने और 3 महीने। 3 महीने से किसको दे रहे थे, CGM साहब को और CMM साहब को। आंतरिक समिति या यथास्थिति समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के एक समय में विहित की जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे नियोजक और जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। कितने समय में, 1 साल में नियोजक और वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि साहब कितने मुकदमे आए, कितने मुकदमे नहीं आए, या फिर किस तरह की कितनी कंप्लेंट आई है। वार्षिक रिपोर्ट के नियोजन के द्वारा जानकारी को सम्मिलित किया जाना मतलब नहीं है, सरकारी नहीं समुचित सरकार के द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटरी और डाटा रखा जाना, कर ही लेगा वो तो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी कोई गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से डाटा रखेगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। समुचित सरकार के द्वारा अधिनियम के प्रचार प्रसार का उपाय करना। समुचित सरकार कौन है,
केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित कार्यालयों की स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में स्थित राज्य सरकार सूचना मांगने के अभिलेखों का निरीक्षण की शक्ति सेक्शन नंबर 27 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट्स। कॉग्निजेंस किसे कहते हैं दीपक? सीआरपीसी में संज्ञान की डेफिनेशन कहाँ दे रखी? 190। जीतू क्या बताया भाई? 190 में 190 में फर्स्ट क्लास जुडिशियल क्या दे रखी है? डेफिनेशन तो ही नहीं पहली बात डेफिनेशन नहीं है संज्ञान। हाँ, संज्ञान की डेफिनेशन तो कहीं नहीं है, पर संज्ञान का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है? संज्ञान होता क्या है? कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ले सकते हैं तो संज्ञान है। हाँ, सेक्शन नंबर 190 में तो है। और एक वो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तब सीजीएम हाँ, तो क्या लिखा हुआ है संज्ञान में? महेश क्या लिखा हुआ है भाई? बताओ क्या संज्ञान किसे कहते हैं? मतलब यदि अपन सीआरपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ हम किसको जानेंगे कि ना संज्ञान क्या होता है, किसको कहते हैं, कौन लेता है, कब लेता है? संज्ञान मजिस्ट्रेट वही तो बोला मैंने। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा। नलिनी संज्ञान क्या संज्ञेय मामले में लिया जाएगा या असंज्ञेय मामले में लिया जाएगा? दोनों में लिया जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट लेता है। इसमें मजिस्ट्रेट आगे है। न्यायालय का अपराध का संज्ञान कौन ले रहे हैं? मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल कोर्ट्स के हिसाब से। हाँ बताओ। मजिस्ट्रेट के द्वारा मतलब वो प्रसंज्ञान लेकर उसके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ करना। हाँ, खुशफील क्या बताया था? इस खुशफील नहीं बताया था पिछली बार में जवाब। नलिनी बताओ संज्ञान किसे कहते हैं? ये क्या कह रही है? हाँ, है ना, मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर दी, इंक्वायरी वगैरह होगी, जो भी तथ्य है ना न्यायालय के सामने, उस पर वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और है ना कार्रवाई को शुरू करने के लिए न्यायालय के द्वारा उसको ट्रायल करनी है। प्रस्तुत किए गए तथ्य पर न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल कर इस बात का विनिश्चय करना कि अभिकथित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, इसी को हम संज्ञान लिया जाना कहते हैं। न्यायालय यदि कहता है कि साहब कार्रवाई की जानी चाहिए, तब कहा जाएगा कि न्यायालय ने संज्ञान ले लिया और ये मुकदमा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। और यदि वो नहीं करता है तो कौन बोला था दोनों में से? क्या बोले? असंज्ञान शब्द जैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये संज्ञान के जैसे ही शब्द एग्जिस्टेंस में और है जिसको हम कहते हैं संज्ञेय। संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय किसे कहते हैं? संज्ञेय का मतलब है कॉग्निजेबल और असंज्ञेय का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं अपन? संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं ऋतिक? अपराध जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन कर सकता है? पुलिस अधिकारी। तो ऐसे बोले कि ऐसा अपराध जिसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। वेरी गुड, अच्छी बात कही। और असंज्ञेय अपराध जिसमें बिना वारंट के बिना गिरफ्तार, मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक मजिस्ट्रेट। हाँ, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, वेरी गुड। ऋतिक किसने बता दिया? अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति हो जाएगी। 26 के बाद में हम आ रहे हैं एक इंग्लिश की लाइन है अच्छी सी, उसका इसको इस सेक्शन को नहीं पढ़ते हुए इंग्लिश पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्शन नंबर 26 में सब सेक्शन नंबर 2 के पैरा नंबर 1 में एक बात लिख रखी है, ट्वाइस द पनिशमेंट विच माइट हैव बीन इम्पोज्ड। क्या लिख रखा है? माइट हैव बीन इम्पोज्ड। ये एक स्ट्रक्चर है, माइट हैव बीन इम्पोज्ड। ऐसा किया गया होता, तो यदि वो पकड़ा गया होता, इफ ही माइट हैव बीन, पकड़ने को क्या कहेंगे? कॉट या अरेस्टेड भी हो सकता है। यदि मैं वहां गया होता, इफ आई हैव बीन वेंट देयर। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में तुम याद कर सकते हो। माइट हैव बीन इम्पोज्ड, थर्ड फॉर्म है, माइट के साथ में हैव बीन आ रहा है। आगे चलो, सेक्शन नंबर 27,
कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय कोर्ट्स। कोर्ट ऐसे ऑफेंस का संज्ञान कब ले रही है? कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने के सिवाय नहीं लेगा। परिवाद पेश करेगा कौन कौन? या तो व्यथित महिला, या तो महिला खुद, तो या फिर एनआर नहीं है, आईसीसी या एलसीसी। लेकिन 9 के 2 में लिखा हुआ है ना। हाँ, वो जरूर लिखा हुआ है उसमें क्या कि साहब महिला की जगह कौन कर सकता है? यदि महिला के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। हाँ, हालांकि ऐसी स्थिति में वो भी आ जाएगा कि साहब केवल महिला ही करेगी क्या? पर मान लो महिला की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कहाँ कंप्लेंट कर दी? कमेटी में। और कमेटी ने अंतिम रूप से क्या प्राप्त किया है? मतलब क्या निष्कर्ष पे पहुंचे? दोषित पाया। अब ये कमेटी क्या करेगी? इसको मैजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट पेश करेगी और ऐसे कंप्लेंट पेश किए जाने पर ही मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे। इसका मतलब ये है सेक्शन नंबर 190 के कितने सब सेक्शन है? 1 और 2। 1 और 2, 1 के 3 है। उस 1 के 3 है। उस 1 के 3 में क्या क्या है? सबसे फर्स्ट परिवार पर, 2 पर पुलिस रिपोर्ट, 3 पर। तो ये किसकी बात कर रहा है? 190 के 1 के 1 की बात कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। मतलब अपराध का विचारण किया जा रहा है तो फिर कौन से कोर्ट के द्वारा किया जाएगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध। अब इस असंज्ञेय अपराध को बारे में क्या बताना चाह रहा है? इसको अंडरलाइन करो। असंज्ञेय अपराध का मतलब यदि किसी महिला ने कार्यस्थल पर इस तरह के हरासमेंट की बात करके किसी पुलिस थाने में या मैजिस्ट्रेट साहब को परिवाद पेश भी कर दिया तो गिरफ्तारी विदाउट द वारंट ऑफ पुलिस मैजिस्ट्रेट के नहीं होगी। सर ये अपराधों का संज्ञान जो हो रहा है ना अभी, मतलब ये तब होगा ना जब एलसीसी आईसीसी को रिपोर्ट नहीं की गई। अगर आईसीसी और एलसीसी को रिपोर्ट करी है वो तो तो वो खुद ही कर लेगा, मतलब खुद ही मैटर देख लेगा ना। हाँ, उसने खुद मैटर देख लिया और फिर उसे अंतिम रूप से लग रहा है कि साहब इसने वास्तव में इस तरह का काम किया है तो फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजेगा। तो सजा वगैरह वो तो वो दे रहा है, वो सिर्फ जांच करते हैं एलसीसी और आईसीसी। कंपनसेशन वगैरह काम वो दे रहा है ना। कंपनसेशन से यदि महिला मान जाती तो फिर वो कंपनसेशन का ऑर्डर करवा देगा और महिला कहती है साहब नहीं तो मेरे को अगर उसको लग रहा है कि इसने किया है तो अब वो कोर्ट को भेज रहा है वापस, ऐसा? दोनों की बात है। उसने किया और महिला कंपनसेशन लिए जाने के लिए राजी तो फिर कंपनसेशन लिए जाने की कार्रवाई कर देगा, मामला खत्म हो जाएगा। महिला कंपनसेशन पे राजी नहीं तो फिर अब कमेटी क्या करेगी? उस मामले को मैजिस्ट्रेट को भेजेगी और मैजिस्ट्रेट के खिलाफ उसके 509 में जिस किसी भी मुकदमे में जो भी सेक्सुअल हरासमेंट उसका हुआ है उसमें उसकी ट्रायल करेगी। तो सर ये रिपोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, कमेटी डीओ को दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे रहा है या एम्प्लॉयर को दे रहा है? ठीक है, वो नहीं करेंगे रिपोर्ट क्यों? इनका तो काम खत्म हो गया सर, इनको रिपोर्ट करके। कैसी स्थिति में दे रहे हैं वो रिपोर्ट? हालांकि इसमें भी रिपोर्ट देंगे वो उनको और उसमें क्या लिखा है? या तो उसमें कंपनसेशन, काउंसलिंग, कंपनसेशन और या फिर उसकी कन्विक्शन के आधार पर जैसा उसको क्या कर दिया गया है वो कर दिया। मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भी भेजेगा भी। पर महिला क्या डिमांड कर रही है? मेरे को तो इसके खिलाफ कार्रवाई करनी। तो फिर ऐसी स्थिति में यही जो रिपोर्ट है डीओ साहब के अलावा इनके अलावा मैजिस्ट्रेट साहब को भी प्रोड्यूस कर दी जाएगी। मैजिस्ट्रेट साहब इस तरह का कॉग्निजेंस ले लेंगे। ये बता रहे हैं ना कि अपन इस मैटर के अंदर किया ये कार्रवाई कर रहे हैं। प्रोसेस नहीं बता रहे हैं इस मैटर में कौन को भेजती है ये रिपोर्ट दिया था। तो मैटर्स कौन से हैं इस मामले में? नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अलिपीकरण में नहीं होना, नॉर्मल सी बात है। जो भी एग्जिस्टेंस में जो भी लॉ है उनके एडिशनल में होंगे। समुचित सरकार का नियम बनाने की शक्ति, कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसकी हो जाएगी भी? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार।
ड्यूटी। ये सबसे बड़े भैया हमारे। शिकायत फाइल करते समय धारा 11 के उपबंधों के अधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्ष्यों के साथ एवं पता के साथ शिकायत की 6 प्रतियां समिति को प्रस्तुत करेगी। बस केवल यूं ही बता रहे हैं ना, तो इसका कोई वजन नहीं है। सेक्शन नंबर 11 अपील। ये कौन सी अपील है? वही जो भी अपन ने सेक्शन नंबर 18 में देखी थी कि साहब किसकी अपील किसको होगी। धारा 18 के उपबंधों के अधीन 13 की उपधारा 2, 13 की उपधारा 3 के खंड 1 और 2 के अधीन, या धारा 14 की उपधारा 1 या फिर धारा 17 में क्या क्या किया था अपन ने उन पर शास्त्र किस लिए कि साहब ऐसी बातों को उजागर नहीं किया। सिफारिश या ऐसे सिफारिशों के कार्यान्वयन नहीं किए जाने की व्यक्ति कोई भी व्यक्ति औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के धारा 2 के खंड क के अधीन अधिसूचित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। यदि वो फैक्ट्री है, कोई कारखाना एक्ट है, या फिर कोई ऐसी कंपनी है, या फिर जिस पर कारखाना फैक्ट्री के नियम लग रहे, तो फिर वो किसको करेगा? श्रम न्यायालय को, लेबर कोर्ट को करना है। तो कौन कौन से नियम लागू हो जाएंगे? व्यक्ति औद्योगिक नियोजन वाले नियम लागू हो जाएंगे। खत्म। अब हमारा टारगेट था कि फरवरी में